अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। अप्रैल के महीने में मनाया जाता है वर्ल्ड सिबलिंग्स डे, एक ऐसा दिन जब बहन भाई अपने इस बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई और बहन से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता। तो आज हमने ये सोचा कि इसी प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए, इसी दिन को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत ही बाकमाल बहन भाइयों से कराएं आपकी मुलाकात। मगर इसके साथ साथ एक समाजी एस्पेक्ट भी है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। वो ये कि हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं हम अनहेल्दी कंपटीशन और कंपैरिजन लेकर आते हैं दो बहन भाइयों के दरमियान, कभी दो भाइयों के दरमियान, कभी दो बहनों के दरमियान। और उससे होता यह है कि दो बहन भाई सिबलिंग्स की बजाय कंपैरेटर्स बन जाते हैं। तो क्या ये चीज़ जानबूझकर वालदैन करते हैं? ऐसा नहीं, वालदैन हमेशा चाहते हैं कि बच्चों का भला हो और खैर हो, मगर उस खैर के चक्कर में हम बच्चों के सिबलिंग्स के इस बॉन्ड को डैमेज कर देते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। सिबलिंग्स डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सिबलिंग्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हसन अहमद ने, यूर पाकिस्तान फर्स्ट डेफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, एंकर, और आपने हाल ही में टेड पर एक टॉक भी दी है, विच इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। उनके साथ ज्वाइन किया है मेमूना बशीर ने, जो कि उनकी एक बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही प्यारी बहन है, और वो मैनेज करती हैं थ्रू एंड थ्रू। हसन की इस पूरी जर्नी में उनके साथ हैं और इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत खूबसूरत मिसाल है हम तमाम बहन भाइयों के लिए। एंड देन वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त रुहैल साहिबा विद अस, यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। हसन से करते हैं गुफ्तगू का आगाज। हसन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्लॉगिंग का, इन्फ्लुएंसर बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? व्लॉगिंग से पहले जो है वो मैं थोड़ी अपनी बचपन की स्टोरी से शुरू करूँगा। जरूर। एंड हम लोग एक विलेज से बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी के, जहाँ मेरी मदर भी डेफ हैं। और मेरी मदर के पास स्किल थी सिलाई कढ़ाई की, और इस तरह मेरी अम्मी ने अपने अब्बू, मेरे अब्बू का साथ दे के जो है वो हमारी पढ़ाई और सब चीज़ों में साथ दिया, और हम रावलपिंडी शिफ्ट हुए गांव से, ताकि हमारी आगे आने वाली एजुकेशन और ज़िंदगी के हिसाब से जो है वो हम स्टार्ट कर सकें। फिर मैंने बैचलर्स जब कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो जो सबसे बड़ा गैप आता है, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग की वाओ। स्किल सीखो। स्किल होना जो है वो बहुत लाजमी है। फिर मैंने अपनी बहन की बात मानी और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल सीखा। एक हुनर होना चाहिए था मेरे यस। पास, और मैंने उस हुनर की बेसिस पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, और तकरीबन 3 साल जो है वो मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब करता रहा। और वाओ। फिर इसके साथ जो है वो देखता रहा कि जॉब में क्या इश्यूज आते हैं डेफ लोगों को, हेयरिंग हम्म। लोगों के साथ बैठ के और टेक्निकल जी। काम करते हुए। फिर जो वी लॉगिंग का सफ़र है वो इस तरह आइडिया आया कि 2019 में जो है वो जब मैं जाता होता था, डिफरेंट रेस्टोरेंट और प्लेसेस हम्म। विजिट करता होता था, तो वहाँ पे देखता था कि अच्छा भी फेसबुक सोशल मीडिया पे हेयरिंग लोगों ने रिव्यूज़ डाले होते हैं, तो मैं जी। अपनी बहन की मदद लेता होता था। वाओ। लेकिन मेरी डेफ कम्युनिटी के लिए ये हमेशा गैप रहा है कि हम उन रिव्यूज़ को कैसे एक्सेसिबल और इंक्लूसिव बना सकें। वहाँ से वी हम्म। लॉगिंग का आइडिया आया कि हम साइन लैंग्वेज में वो रिव्यूज़, वो फीडबैक देना शुरू करें, ताकि हम वी लॉगिंग को इंक्लूसिव बना सकें। जी। इसके अलावा जो है वो यंग लीडर कॉन्फ्रेंस का भी मैं पार्ट रहा हूँ। पाकिस्तान में पहला बच्चा जो 310 माशाल्लाह। हेयरिंग लोगों में, 2018 में वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिली थी। क्या बात है। 310 लोगों में एक डेफ का सरवाइव करना 6 दिन के लिए बड़ा मुश्किल था, हम्म। लेकिन किया साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के बगैर। बट वहाँ पे भी मेरी बहन जो है वो ऑनलाइन साइन लैंग्वेज मुझे देती रही। इसके क्या अलावा बात जो है है भाई, वो ये मैं बताते चलूं कि बहन जो है ना हमारी, शी इज एन जी, ऑल टीवी, राउंडर। जी। इसके अलावा जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बचपन से, मुझे एक शौक था टीवी मीडिया वाली साइड पे जाने का, एक्टिंग और इस साइड पे, तो एक राइट। अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं टीवी होस्ट के तौर पे एज अ डेफ होस्ट यस। प्रोग्राम इशारों की ज़ुबान मैंने कंडक्ट किया। किया। और जहाँ पे जो है वो मैं इशारों की ज़ुबान सिखाता होता था उस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए। और इसके अलावा जो सबसे मेन बड़ा पर्पस था कि मैं बाकी भी डेफ कम्युनिटी के टैलेंट को मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए दुनिया को दिखा सकूं। हाउ तो ये ब्यूटिफुल। एक बहुत बड़ी खुशी होती थी, और बाकी मेरे डेफ फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को देख के बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो मीडिया पे अपना टैलेंट दिखाते थे। ब्यूटिफुल। जी। मेमूना, माशाल्लाह इनकी पूरी स्ट्रगल में और इनकी अचीवमेंट्स में यू आर अ सिग्निफिकेंट रोल। आपका एक रोल बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है।
मेमोना, कभी आप बहैसियत सिस्टर, डू यू गेट टायर्ड, डू यू गेट स्ट्रेस्ड कि मेरे साथ एक जिंदगी जुड़ी है मेरे भाई की और हमें साथ चलना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी एक लम्हे के लिए भी फील नहीं हुआ कि मैं थक गई हूँ। मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक ब्लेसिंग है, जी, और अल्लाह ताला एक खुद सपोर्ट दे देता है। क्या बात। इवन के बीइंग मैं खुद भी लो विजन सर्वाइवर रही हूँ यस। और एक आंख से ब्लाइंड हो गई थी। बट एक इवन जब डॉक्टर ने लास्ट ईयर मुझे कहा कि यू आर ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, तो उस टाइम मैंने बस ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ मुझे इतनी नज़र दे दे कि मैं अपने भाई की आवाज़ बनी रहूँ। तो वो शायद एक कबूलियत का लम्हा था कि और अल्लाह ने आपको उस तकलीफ मेरी से आई निकाल सर्जरी दिया। हुई एंड ऑल माशाअल्लाह। दीज थिंग्स। वाओ, तो मुझे कभी भी नहीं फील हुआ आज तक कि यार ये मेरे लिए कोई क्या है। बात है। सिबलिंग्स डे पे अगर हम बात कर रहे हो, दिस इज व्हाट सेल्फलेस लव इज। डॉक्टर साहिबा, हम बहन भाइयों की मोहब्बत की बात करते हैं तो हम कहते हैं सेल्फलेसनेस भी होती है, जिस तरह इन दोनों का बॉन्ड इतना खूबसूरत है, अनकंडीशनल लव होता है। क्या वाकई बच्चों में कंपैरिजन या कंपटीशन आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन दोनों बहन भाइयों की मिसाल तो ज़ाहिर है कि मैंने पहली दफ़ा इस किस्म का बॉन्ड देखा है जो जी, कि अमेजिंग है। जी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो पहले दो भाई हम्म। हाबील और काबील, वाओ। पहली राइवलरी जो थी इस कायनात की, जी, वो वहाँ से शुरू हुई। दो भाइयों के दरमियान इसका की। मतलब है कि कंपटीशन, राइवलरी जो है वो अल्लाह ताला ने वहाँ से, अल्लाह ताला ज़ाहिर है उसकी मंशा के बगैर तो कुछ नहीं हो मगर ये सकता, एग्जिस्ट करता है। लेकिन एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। अब राइवलरी बेसिकली है क्या? जी। इट्स, अगर हम देखें तो ये एक नोक झोंक है, हम्म। और हम एज ए साइकोलॉजिस्ट उसको कहते हैं सिबलिंग राइवलरी इज लाइक इम्पॉर्टेंट भी है और इट्स पॉजिटिव है। जी, इसमें इसमें कोई क्योंकि अगर बहन भाइयों की आपस में नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाई ना हो तो आपकी फैमिली की वो जो खूबसूरती है वो होती नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये राइवलरी कब कंपटीशन में चेंज हो जाती है, जी। दैट इज यू हैव टू हम्म। थिंक अबाउट इट कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको करती हैं। हम्म। कुछ चीज़ें ऐसे, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हर बच्चे की अपनी एक टेम्परामेंट होती है। राइट। पेरेंट्स तो वही हैं, माहौल भी वही है, बिल्कुल। एनवायरनमेंट भी वही है, लेकिन हर बच्चा अपनी एक फितरत के साथ, अपने एक टेम्परामेंट के साथ, अपने एक मिजाज के साथ उसकी पैदाइश होती है। जी। तो एट टाइम्स कभी कभी एक बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर आपका शाय है, एक बच्चा आपका थोड़ा बहुत वाइब्रेंट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, उनके मिजाज को लेके अगर पेरेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो पेरेंटिंग ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। और अगर पेरेंट्स ही उनके दरमियान में एक तकाबल शुरू कर दें, एक जी, मुकाबला शुरू कर दें और इक्विटी को ना बीच में शामिल करें, जी। तो वहीं से एक रेवलरी जो है वो क्या कहते उसका हैं, बीज आप बो देते बो हैं। देते हैं, और वो हम्म। एक ऐसी अनसीन किस्म की एक जी। आपस में एक छोटी सी चपलिश या रिसेंटमेंट शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, रवैयों में अगर एक चीज हम थोड़ा इलाबोरेट करें इसको, कि हमने अक्सर ये देखा है घरों के अंदर के दो बहनों दो भाइयों का मवाजना किया जाता है। बचपन से कुछ बातें आई एम श्योर जो सुन रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे, उन्होंने सुनी होंगी जिंदगी में। ये तो जो भी पहनती है इसको जचता है, ये कुछ भी पहन ले ये बुरी लगती है, ये जो मेरा बेटा है ना ये बनेगा मेरा बड़ा होकर मेरा सहारा, ये छोटा तो बिल्कुल ही डम है। जरा बताइए कि ये जो इस तरह के लूज कमेंट्स होते हैं जो वालिदैन या आपके आसपास के लोग जब बच्चों के आगे उनको सुनाते हैं, एक तंज है, एक एक मजाक है जो लोग उड़ाया जाता है, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक बच्चे की पर्सनालिटी ये पर? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जी। इसलिए क्योंकि आपने एक बच्चे की सेल्फ को उधर ही मजरू कर दिया, जी। और उसको ना सिर्फ पेरेंट्स की बातें जो हैं वो बुरी लगेंगी, चुभेंगी, और लोगों के सामने जब उसकी तज़लील की जाएगी तो उसको बुरा महसूस होगा। जी। साथ-साथ वो उस बहन या भाई के साथ भी एक नॉट बेसिक ऑब्वियस ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो उससे भी एक जेलसी जी। या उससे भी एक रिजेंटमेंट एक रिजेंटमेंट। जो है वो उसके अंदर वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि वो दोनों बच्चे उसी के हैं, और कम से कम लोगों के सामने क्या, अपने सामने भी उनको आपने उनका मुकाबला नहीं करना है। जैसे जी। मैंने कहा ना, हर बच्चा अपनी फितरत पे, अपने टेम्परामेंट के साथ है ना, उसको अप्रिशिएट करें।
जो दैट्स आप सो ब्यूटीफुल। जो आपने आप बहुत अच्छी बात की कि हर बच्चा अपनी टेम्परामेंट, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। पर्सनैलिटी सबकी डिफरेंट होती हैं। 4 बहन भाई एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो हम उनको एक सांचे में ढालने की कोशिश क्यों करते हैं? हसन से मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी, और मैं मोना उनको बताएंगी कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। हम एक ऐसी दुनिया में, ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ यकसानियत सिमिलैरिटीज़ को मनाया जाता है। मुझे बताइए कि हसन की एक इतनी लंबी जद्दोजहद, एक स्ट्रगल है, क्या अब तक माशरा इंक्लूसिव हो पाया है या नहीं? मैं देखता हूँ अपनी इवन डेफ कम्युनिटी के अंदर भी जो है वो इस तरह की इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करती अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज़ के अंदर। और ये देखा जाता है कि उन अपने हेयरिंग और डेफ बच्चे के दरमियान बहुत ज़्यादा मुवाजना किया जाता है कि हेयरिंग पर बच्चे को यूनिवर्सिटी में दाखिला कराओ क्योंकि ये आगे कमाएगा, लाएगा, सच लेके कह रहे आएगा, हैं। ठीक जी। है, जॉब करेगा। और दूसरी साइड पे अगर उनका कोई बच्चा डेफ है या कोई इस तरह, तो वो कहते हैं छोड़ दो भाई, ये तो बेचारा स्पेशल है, ये तो बोल नहीं सकता, हम क्यों इसको कराएं। हम्म। इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है इवन अपने हेयरिंग और डेफ बच्चों के दरमियान भी, और स्पेशली डेफ लड़कियों के लिए तो समटाइम्स बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और इवन बहुत सारे ऐसे देखा है कि पेरेंट्स बहुत डायरेक्टली बच्चों का कंपैरिजन करके जो डेफ बच्चे हैं उनको साइड लाइन कर देते हैं। हाउ तो सैड इज ये दैट। चीज़ एग्जिस्ट करती है अनफॉर्चुनेटली। यमुना, आपने अपने हाउस होल्ड में, अपने घर में कैसे इंश्योर किया कि हसन को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो? अच्छा, हमारे घर में तो अल्लाह का शुक्र है, ये मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ बिल्कुल। और उससे पहले जो जी। भी हमारे जनरेशन में रहे हैं, जी। कि कभी भी इस तरह का कंपैरिजन फील होने नहीं दिया। लाइक जैसे हमारी मदर डेफ हैं तो उनको भी उसी तरीके से उतना ही वो, हालांकि शी इज़ नॉट एजुकेटेड, बट हमारे घर का पूरा जो एक्सपेंस सिस्टम है वो अम्मी की फिंगर टिप्स पे चलता है। ब्यूटीफुल। तो वाह। इसका मतलब है कि दादा ने उनको ये चीज़ दी थी, इनकरेज किया था, जी। तो वो अपने घर को मेरे फादर के साथ मिला के इतना मैनेज सपोर्ट कर सिस्टम पाए। मैनेज करती हैं। ट्रू। तो वही चीज़ जो है वो हमारे पेरेंट्स ने हमें भी दी है, और कभी भी किसी भी पॉइंट पे हमने किसी चीज़ में कंपैरिजन नहीं किया वाह। कि कुछ इस तरह का होगा। यानी कि घर का बड़ा, डॉक्टर साहिबा, अगर जी सच में बड़ा है एग्जैक्टली तो हालात कभी ख़राब होते हैं। हसन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करना चाहूँगी मैं कि अगर एक बच्चा स्पेशल है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो बहुत से वालिदैन उस बच्चे को साइड लाइन करते हैं कि ये बच्चा क्योंकि नहीं कमा पाएगा तो ये एक बोझ है। हम कैसे उन बच्चों का ख्याल रखें तरबियत में कि कहीं वो निगलेक्ट ना हो जाएं? देखिए जी, सबसे पहले तो ऐसे बच्चों के लिए जो कि स्पेशल हैं जी। उनको एम्पावर करना है। बिल्कुल। जब तक उनको एम्पावर नहीं करेंगे आप, जाहिर है कि वो प्रोडक्टिव शायद बना भी नहीं सकते। बिल्कुल। और उनको साइड लाइन करने का मतलब कि आपने बर्डन जो है वो फैमिली पे क्रिएट कर दी और हम्म। सोसाइटी के लिए एक बर्डन बना दिया। हम्म। ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारे इदारे हैं, जी। आप उनको, स्पेशल बच्चों को उन इदारों में भेजें। और अब तो कोई भी चीज़ ऐसी ढकी छुपी नहीं है कि लोगों तक उनकी रसाई नहीं इट्स है। नॉट अ स्टिग्मा, नॉट अ टेबू एनी नॉट मोर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्पेशल स्कूल्स हैं, उनकी हम्म। स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं, देयर पीपल हु कैन एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो ये कि ऐसे बच्चों को बजाय इसके कि आप उनको बिल्कुल ही घर में ही आइसोलेट कर दें, हम्म। उनको अपने बाकी बच्चों की तरह ही उनकी परवरिश करें, जी। उनको वैसा ही मोहब्बत दें और उनको ये एहसास ना दिलाएं कि उनमें कुछ कमी है। जी। और अगर कुछ कमी भी है तो दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंटली दे एबल्ड, आर डिफरेंटली एबल्ड, दे आर यूनिक, दे और आर उस यूनिक। यूनिकनेस को और सेलिब्रेट कई करना है। दफ़ा उन बच्चों के अंदर जी। बड़ी-बड़ी सलाहियतें होती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी असल में हमारी प्रॉब्लम हमारे माशरे की क्या है कि ठीक है। हमने हर बच्चे को मैट्रिक पढ़ानी है, एफए कराना है, बीए जी। कराना है, यूनिवर्सिटी में पहुँचाना है। मैं मोना आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपने ये हुनर, ये स्किल आपने अपनाई, और आपने इनको कहा कि यू शुड हैव सम स्किल इन योर हैंड, आपका स्किलफुल होना जरूरी है। वो क्या लम्हा था जब आपको ये लगा कि हसन के अंदर जो स्किल है उसे बेहतर करने की जरूरत है ताकि वो आउटशाइन करे? अच्छा, बेसिकली जो हुनर की एग्जांपल है ना वो जी। मेरी अपनी मदर है, कि यस। मींस कि उन्होंने स्टिचिंग का हुनर, उनके पास स्किल था सिलाई जी। कढ़ाई का, कि वो सबसे मेन क्रेडिट तो मैं अपने फादर को देती हूँ
कि बिकॉज एक स्पेशल फीमेल को सारी ज़िंदगी लेके चलना एंड ऑल दीज थिंग्स इस सोसाइटी में, But देन let's say फिर this, आपकी वालदा ने भी जिस तरह बिल्कुल ऐसे ही है, जिम्मेदारियां उठाई, it goes both ways बिल्कुल ऐसे मेहुना ही है, बहुत फेज है। जी। और फिर सेकंड मामा ने भी लाइक जैसे हम लोग विलेज से यहाँ पे शिफ्ट हुए बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे वो स्कूल उन्होंने ओपन किया हुआ था जहाँ पे 80-90 गर्ल्स डिफरेंट विलेजेस से आके वो स्टिचिंग सीखती होती थी, सिलाई कढ़ाई सीखती होती थी। जी। तो उनके पास हुनर था जिसकी वजह से उन्होंने मेरे फादर को सपोर्ट करके हमें यहाँ तक पहुँचाया, जी। एक बिल्कुल स्क्रैच से उठा के जहाँ अब हम हैं, वो दोनों पेरेंट्स की ही सपोर्ट की वजह से। जी। तो जब मैंने इसको बताया तो मैं इसको ये एग्जांपल देती थी, हालांकि ये बहुत डीमोटिवेटेड रहता होता था I'm जब sure. जॉब नहीं मिलती थी, ये वो सब कुछ। और लोगों का रवैया हाँ, मेमुना बहुत तकलीफ बिल्कुल देता ऐसे है ही है। जी। बहुत सारे ऐसे सवालात और कमेंट्स हैं जो कि मैं तो अम्मी और भाई को पास भी नहीं होने देती थी, जो सुनने को मिलते थे। खैर ये है कि मैं इसको ये बताती थी कि देखो अम्मी के पास एक स्किल था, हुनर था, जिसकी वजह से उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है? जी, तो वेरी नाइस। तुम्हें भी जो है वो कोई स्किल सीखना है, जब तुम स्किल सीखोगे, तुम्हारे पास कोई हुनर होगा तो तुम दुनिया के सामने खुद को मनवा सकोगे, वेरी ठीक है? वेल सेड। फिर इसकी काउंसलिंग करना, इसको मोटिवेट करना कि ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, हम इस चीज़ को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और मेरे लिए तो साइन लैंग्वेज में कहूँगी कि सॉर्ट ऑफ मदर टंग है, बिकॉज हाउ नाइसली पुट मेमुना, तो दिस इज योर मदर टंग, यू राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। और ब्यूटीफुल। जब मैं 10 इयर्स की थी तो तब से जो है वो अम्मी के लिए मैंने जब हम बाज़ार जाते थे या मार्केट, तब से वॉइस ओवर करना शुरू किया था। जब कोई चीज़ परचेज़ करते थे तो मामा कहती थी कि ये शॉपकीपर को बताओ। तो वो इंटरप्रिटेशन मेरी 10 इयर्स वाली एज से स्टार्ट हुई है, जो क्या कि बात है। हसन के साथ फिर आगे इस चीज़ को कंटिन्यू किया। मेमुना, आई वुड लाइक टू से कि आप एक बहन तो हैं और एक बहुत प्यारी बेटी हैं, बट यू आर द चोजन वन। अल्लाह ने Yes. आपको चुना है कि आप उन लोगों की जबान बन जाएं जो शायद इस दुनिया में खामोश लोग ये नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, पीपल हु आर साइलेंट आर द लाउडेस्ट, दे हैव द लाउडेस्ट माइंड्स। हमें ज्वाइन किया है तसद्दुक गिलानी साहब ने, हमारे बहुत प्यारे मेहमान, यू नीड नो इंट्रोडक्शन, आप लाइफ कोच हैं, यू आर अ बिजनेस लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मुनीबा। गिलानी साहब, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में अनहेल्दी कंपटीशन और कंपैरिजंस जो हमारे यहाँ किया जाता है। वालिदैन को ये लगता है कि अगर हम अब एक बच्चे को स्नब करेंगे तो शायद दूसरा उससे इंस्पायर्ड हो जाए। कितनी तकलीफ दे चीज है ये बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर। जी मुनीबा, इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग ना आदी हैं लोगों को, चीज़ों को, वाकयात को कंपेयर करने के। ये हमारी कोई रिश्त में, शायद ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल है जी। कि हम हर वक्त कंपैरिजन करते रहते हैं। और जो बेसिक एक फिलॉसफी है जो अल्लाह ताला की कुदरत ने हम लोगों में डाली है, या जिसकी जो कुदरत का शाहकार है, वो ये है कि हज़रत आदम से लेके आज तक ना लोगों की शक्लें मिलती हैं, ना आवाज़ें मिलती हैं। तो अल्लाह की जो कुदरत का एक वो है ना शाहकार, उसको हमने बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेटली उसको उसको मानने से इनकार कर दिया, या शायद हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो दुनिया में कोई दो शख्स एक जैसे हो ही नहीं सकते, ये तो कुदरत की तौहीन है। क्योंकि उसकी जो वो है ना क्रिएटिविटी, वो उसकी तौहीन है। तो हमें जब तक ये बेसिक बात समझ नहीं आती, हम कंपैरिजन छोड़ नहीं सकते। अब पेरेंट्स यकीन करें, सबसे पहले तो वो गली मोहल्ले के बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। और उनका ख्याल होता है कि हम इनको शर्म दिलाएं, इनको एहसास दिलाएं कि देखो फलां का बच्चा कहाँ पहुंच गया और तुम अभी तक यहाँ बैठे हुए हो। देखिए ना, ये अनट्रेन्ड पेरेंट्स हैं जो घरों के अंदर खानदानों के अंदर एक वो कहते हैं रख रखाव और तहजीब सिखाई जाती थी अनफॉर्चुनेटली, या विजडम सिखाया जाता था बुजुर्गों से, वो भी अनफॉर्चुनेटली कम होता चला गया। तो ये जिस बंदे की ट्रेनिंग होता तो वो तो कभी कंपेयर कर ही नहीं सकता। अब सिंपल सी बात है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को अपनी एक खास देखें, मेरे ख्याल में ना अल्लाह ताला ने जो लोग जो 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 क्रिएशन की है, वो बड़ी कमाल की है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि आप देखें दुनिया की कोई एक प्रोडक्ट था, आप रोल्स रॉयस को ले लें। आप पहले भी हम शायद बात की हो कि हम कहें ये रोल्स रॉयस मुझे चाहिए, ये पैसे पकड़ो मुझे दे दो, उन्होंने कहीं सॉरी सर ये आपकी नहीं है, ये उस बंदे की है जिसने 1 साल पहले ऑर्डर दिया था, और उसके शायद फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हैं, सो मेनी थिंग, ठीक है ना। ये एक रॉयल प्रोडक्ट है, छोटे से इंसान ने जो बनाई हुई है। आप सोचें कि कुदरत अल्लाह ताला है, वो तो मतलब उनकी प्रोडक्ट कैसी होगी। तो ये तो हो नहीं सकता कि बगैर नीड के, बगैर किसी अहम वजह के वो इस दुनिया में भेजे गए।
तो हमारा मसला ये है कि बहैसियत इंसान या बहैसियत वालिदैन हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि ये जो मुझे जो अल्लाह ताला ने मेरे घर में जिसको पैदा किया है मेरी औलाद बना के, ये बेसिकली मेरी मिल्कियत नहीं है। क्यों गिलानी करूँ साहब, जो कि इंसान पेरेंट्स बनाऊँ? नहीं समझ पाते कि ये अमानत है और इसकी तरबियत को इतना बेहतरीन करना है कि कहीं इस अमानत में ख़यानत ना हो जाए। बहुत बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी। तो उसमें होता ये है कि हम ना चूँकि अपनी कमियाँ, अपनी कोताहियाँ, अपने उस मसाइल के अंदर बड़ा आसान तरीका होता है कि हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। देखो ये अच्छा करता है, तुम ये ऐसे नहीं कर सकते। हुँ, मसला ये है कि किसी किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा, किसी को अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया, किसी को किसी मकसद के लिए बनाया। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है कि बगैर शदीद ज़रूरत के उसको दुनिया में नहीं भेजा गया। ये हुँ, हमें समझना और हमें ये बड़ा अच्छा आपके टॉपिक्स माशाल्लाह हमेशा बहुत डिफरेंट थैंक यू होते हैं। तो बहुत इंसान की शुक्रिया। यूनिकनेस को पहचानना है और ये जी। पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है मेरे समेत कि हम बिल्कुल ये छोड़ दें। वी हुँ। मस्ट स्टॉप इट। हम अगर नहीं समझ पा रहे उसमें क्या खूबियत है, ये हमारी कमी बताई। लेकिन हम कंपेयर करना गिलानी शुरू साहब, आप कर प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहिबा यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह गिलानी साहब ने भी कहा कि हर बच्चे को, हर इंसान को अल्लाह ने किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। हर ज़िंदगी का एक मकसद है, तो मैमूना उनकी बहन की ज़िंदगी का भी एक मकसद है। एग्जैक्टली। तो हम जब 2 बच्चों के मकसद को मिलाकर, कंपेयर करके उनको डिग्रेड करते हैं, तो ऐसे टूटे हुए बड़े बच्चे आपके पास आते हैं मदद के लिए? जी, ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसे जैसे 2 बहन या 2 भाई हैं, इस तरह तो कभी नहीं आए, जी। लेकिन इंडिविजुअल्स आते हैं। हुँ, किसी को एंग्ज़ायटी है, किसी को डिप्रेशन है, और सबसे ज़्यादा जो सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई होती है, दैट इज़ लो सेल्फ एस्टीम। हुँ। और ये लो सेल्फ एस्टीम जो है, ये इन्हीं वजूहात की वजह से होती है। जी, पर इट इज़ नॉट ओनली द पेरेंटिंग व्हिच क्रिएट्स प्रॉब्लम, स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल। जो बच्चा हाई अचीवर है, उसको सब जो है वो उसकी शाबाशी देते हैं, हुँ। और जो बेचारा लो अचीवर है, उसको अटेंड करने के बजाय उसको रिडिक्यूल किया वो जाता तो है। एग्ज़िस्ट भी नहीं करता। उसको उसको बुली किया जाता है, बिल्कुल। उसको आप जो है बैड नेम देते हैं। हुँ, तो उधर उधर से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। घर हुँ, में भी वो बच्चा जो है, उसको कोई आप पेरेंट्स इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे, हुँ, स्कूल में भी उसको बेचारे को रिडिक्यूल किया, बुली किया जा रहा है। तो उस बच्चे की अल्टीमेट जो है वो किस जगह पे एंड अप होगा? हुँ। इधर बहुत सारे बच्चे सुसाइडल आइडिएशन करते हैं, बहुत सारे उफ़, बच्चे सेल्फ हार्म में चले जाते उफ़, हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, और सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जी। और इट्स वेरी कोई ये वी वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और ये हो रहा है डॉक्टर साहिबा, हाल ही में कतरगामी की माफ़ी, हैदराबाद में एक निजी इदारे में एक 11 साल की बच्ची ने हैंड रिटन नोट लिखा और उसने छत से छलांग लगा दी स्कूल के अंदर, नोबडी कुड सेव हर। और उस खत में ये लिखा था कि मैं मेहनत भी करती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन मेरी बहन को प्यार मिलता है क्योंकि वो गोरी है और मेरा चेहरा एक सर्टेन तरह का है, मेरा मेरा वेट एक सर्टेन तरह का है, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते। 11 ईयर ओल्ड 11 साला बच्ची ने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ख़त्म कर ली। तो ये चीज़ें सिर्फ बातें नहीं, ये आस-पास हो रहा है। ज़रा सोचिए कि 2 बहन भाई क्यों दोस्त नहीं बन पा रहे? क्या उसकी वजह टॉक्सिक या अनहेल्दी कॉम्पिटिशन और कंपैरिज़न तो नहीं? मैमूना, आपसे जानना चाहूँगी, इनफैक्ट दोनों से जानना चाहूँगी कि हम बात करते हैं ना, जब भाई की कामयाबी बहन की कामयाबी है, बहन की कामयाबी भाई की कामयाबी। लेकिन जब टॉक्सिक कॉम्पिटिशन आ जाए, तो बहन भाइयों को एक दूसरे की कामयाबी में अपनी नाकामी नज़र आनी शुरू होती है। तो आप लोग किस तरह फाइट करते हैं इस तरह के रिमार्क्स को कि अगर लोग कहें कि तुम एक दूसरे के साथ इनसिक्योर नहीं होते कि एक को ज्यादा अटेंशन मिल रही है एक को कम? आई एम श्योर बहुत से लोग ये सवाल आपसे जानना चाहेंगे। कह रहा है जी। कि हमारे केस में इस तरह की कभी कोई इस तरह की टॉक्सिसिटी वाली फीलिंग ही नहीं आई हाउ ब्यूटीफुल। अभी। मीन्स कि इस तरह जब छोटे होते थे तब हम लड़ाई करते थे, बट जी। वो एक डिफरेंट, छोटे बहन भाइयों में जो एक प्यार, हेल्दी नोक हाँ जोक हेल्दी, जो कि हर रिश्ते में हाँ होती है। वो जी। होती थी, लेकिन वो मजाक की सेंस में या इस तरह से तंग करना। लेकिन जब बड़े हुए हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, ज़्यादा केयर करना शुरू हो गया है हसन तो। और हाउ अब स्वीट। तो इस तरह कभी कोई फीलिंग नहीं आई हम दोनों के दरमियान तो कि हमें इनसिक्योरिटी फील हो। बट शायद अल्लाह ताला ने बॉन्ड ही ऐसा बनाया है कि वो जो अगर कमी वाली चीज़ है वो हम एक दूसरे की पूरी कर रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल। बिकॉज बीइंग अ डेफ, अगर ये व्लॉगिंग कर रहा है तो इसकी आवाज़ में बन रही हूँ। क्या बात और है। जब मेरी आई साइट का बहुत ज़्यादा इशू होता था तो ये मुझे सपोर्ट करता रहे, लाइक मुझे अंधेरे में कम नज़र आना, तो ये लाइक वहाँ पे मेरी सपोर्ट बनता हाउ रहे। तो ब्यूटीफुल। इस तरह से कभी हमने फील ही नहीं किया कि
कुछ इस तरह का कोई कंपटीशन है या जी टॉक्सिटी है। हाउ ब्यूटीफुल। और ये मुझे लगता है कि सिबलिंग्स का जो बॉन्ड है, जिस तरह हर रिश्ता वक्त मांगता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, सिबलिंग्स का रिश्ता भी रिन्यूअल चाहता है। उस पर काम करना कितना जरूरी है डॉक्टर साहिबा? जैसे भी मेमूना जी कह रही थी अपने भाई के बारे में, तो ये तो माशाल्लाह एक दूसरे के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। बिल्कुल यानी कि वो उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं हैं जितने जितने कि वो वो हैं, उनके लिए लेकिन इम्पोर्टेंट। जो इंस्ट्रूमेंटल नहीं एक दूसरे के लिए, वो क्या लेकिन करें? पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट है सोचने वाली वो ये कि दोनों बहन भाइयों का मतलब सिबलिंग्स का जेंडर क्या है, हम्म। उनकी एज क्या है। ओके। यानी कि क्या वो 2 भाई जिनकी जी। आपस में कॉम्पिटिशन है, या बहन-भाई या 2 बहनों की, और उनकी एज क्या है, ये हम्म। भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हम्म। आप एडल्ट एज में उनकी राइवलरी को जानना चाह रहे हैं या बचपन में जानना, वो सब डायनामिक्स डिफरेंट है। राइट। और वो बचपन से ही अगर आप एक दूसरे के दरमियान में एक वो एक नफ़रत का बीज बो देंगे, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह जी रही थी, बिल्कुल। तो वो आहिस्ता तो सीड ग्रो करता जाएगा। जी। लेकिन अगर शुरू से ही आपने कोऑपरेशन, आपस में कम्युनिकेशन, आपके दरमियान में एक उल्फत और आपने एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर दिया, तो ये सब चीज़ें आगे चल के नेगेटिविटी के साथ नहीं होंगी। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी एक भाई, जैसे आप अगर दोनों भाई हैं और एक जैसे बहुत शार्प है और बहुत ज़्यादा उसकी इंटेलेक्चुअल है, या बहुत ज़्यादा अपनी किसी कामयाब एक स्टूडेंट है, या आगे अपनी स्किल्स को वो कर रहे हैं, तो दूसरे भाई को नेचुरली आप घर वाले या इवन इन्वायरमेंट में आपके रिश्तेदार या लोग भी आपको इतना ज़्यादा वो कंपेयर करते हैं कि वो एक नेचुरल सी एक चीज़ है जो कि आपके दिल में बैठ जाती है। आप ये देखिए कि हर घर में एक छोटा होता है जो सारे घर के काम करता है, जो बाहर के काम भी करता है। तो जो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो तो हर वक्त किताबों में गुम होता है। ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल बच्चा तो वही होता है ना जो आपके सामने बहैसियत नाकारा है, मगर सबसे ज्यादा काम वही बच्चा करता है जिसको आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। गिलानी साहब, बीइंग अ फादर, हाउ डू यू इंश्योर कि आप अपने सारे बच्चों में मसावात और बराबरी लेकर आए, ताकि ये कंपटीशन की जो एक रिफ्ट है वो कभी डेवलप ही ना हो? जी, ये बेसिकली मेरे तो ख्याल में अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए कि आप लोगों को, अपने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट भी करें, लेकिन इस अंदाज में करें कि दूसरा बंदा डिग्रेडेड फील ना करे। वेरी वेल सेड। लेकिन अगर आप इमोशनली वीक हैं, जी। या अक्सर औकात इमोशनली वीक रहते हैं, उनमें पेरेंट्स में कोई भी एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह के टूल्स यूज करते हैं कि एक को शर्म दिलाने के लिए दूसरे की मिसाल देते हैं, और उससे फिर ना सिर्फ बच्चों के अंदर रिफ्ट पैदा होती है, बल्कि आप यकीन करें कि पेरेंट्स के साथ उन बच्चों का रिलेशनशिप भी बड़ा इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। तो अगर मेरी मिसाल लें तो देखें, वी आर ऑल ह्यूमन, वी ऑल मेक मिस्टेक। कभी कभी होता है कि आप उस तरह नहीं कर पाते, लेकिन बहुत जल्द आपको एहसास हो जाता है कि गलती होगी, इसको ठीक कर दिया जाए। जी। बट ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि उसको बेहतर तरीके से सब लोगों को अपने अपने जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहां पे उनको इनकरेज किया जाए, जहाँ गाइडेंस चाहिए वहाँ गाइड किया जाए। लेकिन एक बात मेरी आप ध्यान में रखिएगा कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ को डील करना आसान होता है, कुछ को डील करना मुश्किल होता है। अब हमारी अपनी वही, जैसे मैंने कहा, इमोशनली अगर हम वीक हैं तो फिर वो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात रीबा ये है कि देखें, अभी इन सारी बातों से आप अगर गौर करें तो हमने ना लाइफ को एक स्कोर बोर्ड बना दिया है। उसमें उसमें अनफॉर्चुनेटली, और स्कोर बोर्ड भी वो जो मेरे मेरे या आपके या उस इंडिविजुअल पेरेंट के या बंदे के ज़हन में जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक बनाया, तो उसी छोटे से क्राइटेरिया में वो हम सब इन सबको कंपेयर करते हैं, जी। और वहां पे जो हाई स्कोर करता है उसको हम कहते हैं ये अच्छा है, जो हाई स्कोर नहीं करता हम कहते हैं ये बुरा है। हालांकि हमें पता नहीं है कि जिन जगहों पे इसकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है मेरा शऊर में वो आती ही ना हो। ठीक है ना, जैसे आप आइंस्टाइन की मिसाल ले लें, Yes. वो स्कूल में अनवांटेड बच्चा था, He was लेकिन bullied. अल्टीमेटली आज दुनिया उसे याद करती है, और बिल्कुल। उसके साथ के लायक और ज़हीन लोग समझे जाते होंगे, उसका नामो निशान भी नहीं है। तो ये बेसिकली हमारी अपनी एक कमी है कि हमें समझ नहीं आता कि इस बच्चे की कौन सी खूबियां जो मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है सिंपल सा फार्मूला ये है कि इसके लिए किसी इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है। वो ये है कि आप अगेन बच्चों को उनकी स्पेस दें, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें। हाँ, लाइन रेड लाइन फिक्स कर लें, भाई इससे बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको या आपकी जात को या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। इसके अंदर अंदर जो आप करना चाहें करें। अब देखिए, मेरी बेटियां, उनसे एक शुरू से कह दी मैंने नहीं करना, मुझे नहीं, हालांकि बहुत लाइक है। तो मैंने कहा वेल डन, बिल्कुल ठीक है, शी इज एन आर्टिस्ट। बड़े मजे से वो जब से उसने चेंज किया साइंस को, शी इज बीन वंडरफुल।
वाओ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको वो एफएससी में उसके पेरेंट्स ने डाल दिया था, हमारा क्लास फेलो था, और वो बस उसका दिल नहीं करता था पढ़ने का, बड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन अल्टीमेटली कुड नॉट वो जा नहीं सका इंजीनियरिंग। तो हुआ ये, फिर उसको उसकी मर्जी के सब्जेक्ट्स में जब उसके पेरेंट्स ने डाला, अब यकीन करें ही स्टार्टेड डूइंग वंडर्स, और आज भी अमेजिंग कामयाब आदमी। तो हम समझ नहीं पाते, उससे बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हम सही तरह गाइड नहीं कर पाते अपने मगर बच्चों गिलानी साहब जिस तरह आपने कहा ना कि लाइक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बच्चों में मोहब्बत रहे, सिबलिंग्स में प्यार रहे, पेरेंटहुड इज अ 24/7 जॉब। आपने अनलर्न करना है, आपने रीलर्न करना है, और आप हर रोज गलतियां करते हैं और फिर आप उनसे सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया गिलानी साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, वो को। क्या सिम्टम्स हैं जिसके जरिए हमें ये पता लगे कि कहीं ना कहीं गलती हो गई हमसे, हमने दो बच्चों को कंपेयर कर दिया, वो बड़े हो चुके हैं और अब उनमें वो मोहब्बत नहीं जो बहन भाइयों में होनी चाहिए। तो वो ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं जिससे हमें पता लगे कि ये बच्चे विक्टिम हैं, आई वुड से, अनहेल्दी या नेगेटिव कंपटीशन के? कभी कभी तो बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, ओके हो सकता है, या कभी उसके एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा आ जाएंगे, इतना रिवेंजफुल होगा, वो आपके आपके साथ उसका बिहेवियर जो होगा वो दैट इज़ उसकी अनकंट्रोलेबल एंगर्स होंगे, इमोशंस होंगे। डिपेंड करता है कि बच्चे की अपनी, अगेन उसकी अपनी टेम्परामेंट क्या है, कि वो उन सारी जितनी भी नेगेटिविटी उसने सारी ज़िंदगी फील की हुई है या रिसीव की हुई है, उसको किस तरीके से उसकी डायनामिक्स जो बनती हैं, या उसको किस तरीके से वो उसको कहते हैं, उसका इजहार कैसे करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसको आप रिपेयर कर सकते हैं इस डैमेज को? अगर दो भाइयों या दो बहनों के दरमियान एक रिफ्ट आ गई है जो कि बचपन से चलती आई है, कि तुम्हें बचपन में ज्यादा प्यार मिला, तुम्हें ज्यादा खिलौने मिले, तुम्हें ज्यादा अटेंशन मिली, और जब वो बड़े हो गए वो रिजेंटमेंट तो रह जाती है, वो नफरत कहीं ना कहीं आपको स्टिंग करती है, क्या इसको आप रिपेयर कर सकते हैं जब बच्चे बड़े हो जाएं? लेकिन पहली बात तो ये कि अगर आप हेल्प सीख करने के लिए जी तैयार हों, आपके अंदर हम्म ये एक्सेप्टेंस हो कि कुछ कहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ जी कोई मामले जो हैं वो सही दुरुस्त दुरुस्त नहीं है, हम्म तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंसाइट है जी और आप हेल्प सीख कर लेते हैं, तो यस, इट कैन बी रिपेयर्ड। इट कैन बी, वाओ देखिए ना, रिपेयर रिपेयर कैसे होगा? दो दो लोग हैं, हम्म हम दोनों दूसरे बंदे को ठीक नहीं कर सकते। जो बंदा हमारे पास आएगा, जो शख्स हमारे पास आप उसी को इंडिविजुअल ठीक कर आएगा, हम सकते उसी पे हैं, काम कर सकते हैं। बिल्कुल उसको एक्सेप्टेंस दिलाना, उसके लिए जो भी उसकी मामलात को जिस तरीके से उसने हैंडल करना है, वो आप उसको सिखा सकते हैं। हम्म तो एट टाइम्स जब इंसान बड़ा हो जाता है तो स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट कि अच्छा, पीछे मेरी बैकग्राउंड में क्या हो चुका है, जी और जिसकी मैं वजह उसको से किस तरीके से अब बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूँ। अमेजिंग, एट टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर कि जी मेरे साथ क्या डैमेज हो चुकी है। जो मुझे गुस्सा आ रहा है, जो मेरे एंगर इश्यूज हैं, एग्जैक्टली वो किस चीज से उसको, हाँ, रिलेटेड वो हैं? किस उसकी क्या रीजन क्या है ना। जी तो यू हैव टू गो डीप डाउन। आपने उसके बचपन में सब चीज़ों को फाइंड आउट करनी है कि एंगर इशू, कभी कभी देखें कुछ चीज़ें लर्न बिहेवियर होता है। हम्म आपने अपने पेरेंट्स से सीखा कि सीखा होता है, बच्चे, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, उनके आपस में इस किस्म के क्लैशेस हो रहे हैं, तो यू हैव लर्न कि दिस इज द राइट वे। जी तो अगर अब, लेकिन हम सब पेरेंट्स और बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम तो बहन भाइयों की या जी सिबलिंग्स की मगर बात डॉक्टर कर साहब, रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात की। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को अपने बहन भाइयों के साथ लड़ता भिड़ता देखता है, तो ये एग्जैक्टली इट्स द वर्स्ट एग्जाम्पल एग्जैक्टली कि अगर मेरे वालिद अपने बहन भाइयों से लड़ते हैं, मेरी वालदा अपने बहन भाइयों से लड़ती हैं, तो शायद दिस इज द नॉर्म, दिस इज शायद द बहन भाई इसी तरह हैं। यानी कि पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। हम हर चीज पेरेंट्स पे डालना तो नहीं चाहते, लेकिन अब क्योंकि अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है बच्चों को दुनिया में लाने का, तो ये जिम्मेदारी आप पर ही आती है। मुझे लगता है कि, जी सॉरी आपकी बात में, नो मुझे प्लीज, लगता है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं होती और ये दिस इज द फोरम। थ्रू मीडिया, दिस इज हाउ यू डू इट। हाँ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल आज आप ये कह रहे हैं, इसी तरीके पेरेंटिंग पे भी बात करनी चाहिए कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को लेके चलें। बिल्कुल। और ये जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है ना, इसी तरह प्री पेरेंटहुड काउंसलिंग भी जरूरी है, पोस्ट भी जरूरी है, कि एग्जैक्टली, आप बार बार पेरेंट्स को ये बताएं कि दिस इज द वे टू ट्रीट योर चिल्ड्रन। क्योंकि फर्स्ट टाइम पेरेंट बनने पे आप सारी इन्वेस्टमेंट पहले बच्चे पे कर देते हैं। जी, आई एम द मिडिल चाइल्ड, आई हाँ, अंडरस्टैंड। और ये एडलर जी की जो थ्योरी है कि जी फर्स्ट बॉर्न और सेकंड बॉर्न और थर्ड बॉर्न, उनके जी दरमियान जी उनकी उनकी सारी डेवलपमेंट डिफरेंट हो रही है। बिल्कुल तो
people should understand that. दे शुड। और हमारी कोशिश ये है, मेरी और मेरी टीम की, कि आज हम सिबलिंग्स डे को तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, इस खूबसूरत से बॉन्ड को, लेकिन हमें समझना होगा कि सिबलिंग से बेहतरीन दोस्त कोई नहीं हो सकता। जब आपकी ये दोस्ती कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रही होती है, तब आप बाहर दोस्त ढूंढते हैं। आप दोनों की दोस्ती, हसन की और मैमूना की, आप बहन भाई तो हैं, कितनी पक्की है? और अगर लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन है? अच्छा, कह रहे हैं कि कभी कभी अक्सर कुछ आ ही जाता है गुस्सा, लेकिन कभी दिल में उस चीज को नहीं रखा। 2 4 5 मिनट गुजरेंगे तो हम फिर उसी तरीके से हो जाते क्या हैं। तो प्यारी बात की है मीन्स ना, के दिल में नहीं हाँ, रखते। वाओ। कि कभी भी बचपन से किसी भी बात को दिल में नहीं रखा। जब भी कोई होती है, अक्सर किसी बात पे गुस्सा आ जाता है या थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन हम कुछ 5 10 मिनट बाद एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यार अब हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, या कुछ इस तरह का। आपने मैमूना एक बड़ी प्यारी बात की, एंड जस्ट स्टिल स्टक इन माय हेड। आपने कहा कि बहुत सी ऐसी नॉइस थी, लोगों की बातें थी, जो आपने अपने भाई और अपनी वालदा तक नहीं आने दी, यू वर प्रोटेक्टिंग देम एज अ शील्ड। जी, वो बताना चाहेंगी वो क्या बातें थी जो आपने इन तक नहीं पहुंचने दी, विदाउट लेटिंग हिम नो, ताकि उनकी दिल आजारी ना हो? दैट्स व्हाट आई वांट। जी बिल्कुल। बेसिकली क्योंकि हम एक गांव से भी आए हैं, जी ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है बैकवर्ड एरियाज में एक बड़े ही डिफरेंट अजीब से जी जी। वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये कल्ला है, ये अगर हम इवन एजुकेटेड साइड पे भी जाएं तो लोगों को ये भी नहीं पता कि जो डेफ लोग हैं उनको किस नाम से प्रोनाउंस ट्रू, करना है, या उनके क्या प्रोनाउंस बिल्कुल। नॉमिन क्या वर्ड यूज किया जाता है, और ठीक है। क्यों ही कहें आप ठीक कुछ, है, क्या लेबल लगाना जरूरी है हाँ, तो इंसानों वो को? इवन हमारी एजुकेटेड सोसाइटी में भी लोग जो है वो डेफ एंड डम्ब यूज करते हैं, हालांकि डम्ब वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। इवन डेफ एंड म्यूट भी नहीं यूज करना चाहिए। दे आर नॉट म्यूट, दे आर नॉट डम्ब। अल्लाह ताला ने एक अच्छी क्रिएशन, एक खूबसूरत क्रिएशन बनाई है, इंटेलिजेंट ठीक है। क्रिएशन है। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं कि अगर हम बैकवर्ड एरिया की बात करें तो वो एक टिपिकल कि अच्छा ये कल्ला है, ठीक है, हाय जी जी, बेचारा, हाय बिल्कुल। ये वो, लाइक इस तरह, ठीक है। इवन हम अपनी एजुकेटेड सोसाइटी की बात करें तो वो इतने धड़ल्ले से डम्ब लिखते हैं। तो मतलब इस तरह के वर्ड्स अगर इंटरप्रेट किए जाएं तो ये एक अजीब सी इसमें चीज़ है। तजलील है, इसमें दिल बिल्कुल आजारी ऐसा है। है। और आप अगर डेफ और डम की बात करिए, आई एम अ व्हील चेयर यूजर 15 इयर्स। हमारे यहाँ एक व्हील चेयर में बैठे हुए डिफरेंटली एबल्ड इंसान को लंगड़ा, लूला, जी, अपहाज, माजूर कहा जाता बिल्कुल। है। तो जरा सोचिए कि जो एक शख्स जो डेफ है, उसको आप किन किन नामों से मुखातिब करते हैं। एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम वी शुड जस्ट रियली स्टॉप लेबलिंग पीपल। बिल्कुल इट्स डन एंड डस्टेड। अब हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए। ये लव्स, ये ताने, ये बातें बहुत पीछे छोड़ देनी चाहिए। ऐसे मुझे है। ये बताइए कि where do you get all this strength from as a sister? मैं आपको ये बताऊं, मेरे 2 भाई हैं, एंड मैं हमेशा कहती हूँ all that I am today मैं अपने भाइयों की सपोर्ट से हूँ। मैं अगर फोरफ्रंट पे होती हूँ तो पीछे बैकड्रॉप पे मेरा भाई छुपा होता है, नेवर शेयर्स द लाइमलाइट, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये मिसालें बहुत कम हैं, मगर ये आसान नहीं है। आप इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, कंसिस्टेंसी कहाँ से लाती हो मैमूना? ये मुझे भी नहीं पता है, ये अल्लाह ताला की ये बहुत डायरेक्ट बड़ी ऊपर से ब्लेसिंग है। आती है ना? ये ऊपर से ब्लेसिंग है। जी। इस मैं खुद भी, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती, हाँ। बिकॉज एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करना, आई वाज द फर्स्ट वन हु टुक एडमिशन इन को एजुकेशन, आईटी वाली वाओ। साइड पे आना, एक वो फाइट करना, और एक अल्लाह ताला के साथ ना एक डिफरेंट डॉट कनेक्ट होते थे हर बात पे कि क्या यार बात है। इवन जब मैंने आईटी की फील्ड चूज की तो देयर वाज नो वन इन माय फैमिली जो आईटी वाली साइड पे, और फिर जी को एजुकेशन में। जी। तो वहाँ पे मेरे फादर को थोड़ा सा हुआ कि नहीं भी ये क्या को एजुकेशन में पढ़ेगी, ये आईटी अब क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, ठीक जी। है। लेकिन मेरा एक डिफरेंट डॉट कनेक्ट करती होती थी कि शायद इस फील्ड के थ्रू मैं अपने भाई के लिए कुछ कर सकूं। वाव, यानी कि आपके अल्टीमेटली बैक एंड पे आपके भाई का ही अभी एक भी पछाया था। अभी भी मैं आईटी की फील्ड में ही जी, हूँ, और इट्स बीन 9 इयर्स मैं जॉब कर माशाल्लाह। रही हूँ। तो वो जब भी मैं अपने करियर का सोचती हूँ तो मुझे होता है कि अच्छा भी मैं अपने करियर के हिसाब से हसन के करियर को कैसे आगे प्रोसीड हसन करूँगी। को किस तरह बेनिफिट मिल सकता है आपके करियर से? बिल्कुल ऐसे दैट्स ही है। सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज सो सेल्फलेस। तो बस ये मुझे क्या नहीं बात पता है, कि ये कहाँ क्या से बात है, कनेक्शन दिस है। इज ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, बहुत से पेरेंट्स इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत से बहन भाई, हो सकता है कि लड़कर रिमोट पर लड़ाई हो गई, क्योंकि अक्सर होता है ना, कभी सैंडविच तुमने ज्यादा खा लिया, मैंने थोड़ा खा लिया, रिमोट तुमने क्यों ले लिया। लड़कर अगर बहन भाई बैठे हैं और पेरेंट्स परेशान हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, सिबलिंग्स में ये मोहब्बत हो, नहीं हो पा रही, तो आप क्या मशवरा देंगी? कम्युनिकेट करें दूसरे के साथ। डॉक्टर साहिबा, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, कम्युनिकेशन ही सबसे मुश्किल है, बस उसी वही तो गैप होता है, तो उसी बात को फिल करना करना मुश्किल हो जाता है, है। उसी को तो फिल करना है ना। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ। आप ही एक आपकी फैमिली ही एक स्ट्रेंथ है।
अगर आप बाहर जाके अपनी नेक नामी कमाना चाहते हैं तो पहले अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी ये बात फैमिली के साथ तो एक नेक नामी बनाए ना। क्या मतलब इन बात दोनों की मिसाल तो इट्स अगेन अमेजिंग के मतलब माशाल्लाह ऐसा मैंने नहीं कभी ऐसा बॉन्ड देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी ऐसे ही इनकी दोनों ये की मोहब्बत मोहब्बत कायम रहे हमेशा इसी कायम रहे। तरह इंशाल्लाह। तो मोहब्बत से बड़ी और अंडरस्टैंडिंग से बड़ी और कम्युनिकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो फैमिलीज़ में यही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हुँ, कम्युनिकेट तो करना होता है ना, और ये नहीं कि आपने कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग जी, बिहेवियर नहीं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चा उसके क्या इमोशंस हैं ना, उसको भी हुँ, तो कभी आप वेटेज दें। जी। और कभी-कभी अपने बड़ेपन को थोड़ा-सा मतलब हमेशा बड़ा ये समझता है कि मैं ही हमेशा दुरुस्त हूँ, ऊपर से आने वाला बड़ा नहीं होता, किसी को अंडरस्टैंड करने वाला, समझने वाला बड़ा समझने होता वाला। है। और कभी बच्चे की लेवल पे हुँ, जाके उसको समझने की कोशिश करें तो आई एम श्योर कि घरों में कोई भी मसला नहीं होगा। क्या बात मैं है! यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना प्लीज़ ज़रूर चाहूँगी। मेमुना, जो प्लीज़। कम्युनिकेशन की इन्होंने बात की, जी, कम्युनिकेशन तो एक प्रॉपर की है और मैं भी इस चीज़ को इनकरेज करती हूँ। मैं जी। और हसन जब भी हम सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो हुँ, पेरेंट्स को यही कन्वे किया जाता है कि कम्युनिकेट करें अपने बच्चों के साथ। कोई भी बाहर जितनी भी इदारे ओपन हो जाएं, जी, ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो जाएं, जब तक आपके घर में आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जी। एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे, तो कोई भी बाहर से आके एक्सेप्ट आपके नहीं बच्चे की करेगा। ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो सही बात है कि कम्युनिकेशन बहुत लाज़मी है। बात करनी ज़रूरी है और जी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कम्युनिकेट करना है, बात करना है, अपनी बड़ाई दिखाने के लिए नहीं, अगले को समझने की नीयत से करें, ताकि उसका गुस्सा क्यों है, वो शायद जस्टिफाई हो जाए जब आप उसको समझने की कोशिश करें। हसन के लिए एक स्पेशल सवाल ये है कि सिबलिंग्स डे के अकॉर्डेंस में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हसन अपनी बहन को, मैमूना को, जो थ्रू एंड थ्रू उनके साथ हैं इस जर्नी में, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कह रहा है मैं दिल से जितना भी थैंक यू बोलूँ वो कम ओह! है। और थ्रू आउट जिस तरह ये मेरी सपोर्ट करती रही है, थैंक यू सो मच। लेकिन ये भी वर्ड्स जो हैं वो कम है। हाउ ब्यूटीफुल। और मेमुना, आपके पास भी मौका है, आप अपने प्यारे से क्यूट से भाई को, छोटे से भाई को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि इसके पास जो भी स्किल है अपनी स्किल को यूटिलाइज करके बाकी डेफ कम्युनिटी को ये फैसिलिटेट करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को आपने दूसरे इतनी प्रैक्टिकल बात कर दी है। हम चाह रहे थे हम थोड़े इमोशनल एस्पेक्ट पे बात करें, भाई लेकिन को डेडिकेट करें। जी, भाई को डेडिकेट कीजिए, छोड़ दीजिए भाई उनको क्या करना चाहिए। वो बड़ी बहन है ना, शी इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम व्हाट टू डू। नो, टेल हिम हाउ यू फील अबाउट हिम मेमुना। आई लव यू सो मच। और इसी तरह जो है वो करते रहो और अल्लाह ताला इसको बहुत सारी अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। और हमारी इंशाल्लाह। दुआ है कि आप दोनों का ये बॉन्ड इसी तरह फलता फूलता रहे और आप इसी तरह हम सब के लिए एक बेहतरीन सिबलिंग्स की मिसाल बनकर रहें। और डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। गिविंग अस दिस इनसाइट कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद बहन भाइयों में कंपटीशन कैसे हो सकता है। काबिल और हाबिल की मिसाल को जहन में रखिएगा जो डॉक्टर साहिबा ने दी है। कहानी वहां से शुरू होती है। जेलसी, एंगर, गुस्सा ये बिल्ट इन है। इसको जो कंट्रोल कर ले, इस पर जो काबू पा ले, वो बेहतरीन इंसान है। और क्योंकि सिबलिंग्स डे के रेफरेंस में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक यू टू माई ब्रदर्स। एक भाई मेरा बाहर होता है, एक मेरा भाई यहाँ बैठा होता है जो हर वक्त मेरे साथ होता है। ऑल दैट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी थ्रू एंड थ्रू। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।